हाय विद्यार्थी मित्रों, कक्षा प्लस में आपका स्वागत है। और मैं अश्विन कुमार धादीच आपका कक्षा प्लस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा जो ये सिलेबस पूरा होने को ही है, अब 2-3 दिन और क्लास होगी, उसमें अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा। जैसा कि हमारी शिक्षण जो विधियां हैं, हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां हैं, उसमें हम अंतिम चरण में हैं। अंतिम चरण में हमारा जो मुख्य टॉपिक अब आता है मूल्यांकन का, जो आज हम इसको पूरा करेंगे। मूल्यांकन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंतर्गत बहुत कठिन नहीं है। मूल्यांकन बहुत सरल है, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ जानने से यह टॉपिक बहुत सरल हो जाता है। इसमें हम यदि समझ लेते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है, कक्ष में मूल्यांकन अध्यापक कैसे करता है, छात्रों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, यदि इस टॉपिक को हम पूरा कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा शिक्षण वीडियो का टॉपिक पूरा हो गया है। क्योंकि आगे आने वाले जितने भी हमारे 3-4 क्लासें और है, 4 क्लासें और है, 3 क्लासें और है, तो उन जो कक्षाओं में उन जो टॉपिक पर हम जो चर्चा करेंगे, वो चर्चा हमारे उपलब्धियों पर हो सकती है, निदानात्मक में हो सकती है, हमारा सतत और विकास शिक्षा में हो सकती है, हमारा मूल्यांकन जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं उस पर चर्चा हो सकती है। क्योंकि ये 3-4 टॉपिक जो आने वाले जो समय में हमारे होंगे, 1-2 दिन 4 दिन और लगेंगे इस हमारे हिंदी शिक्षण वीडियो को पूरा होने में। इन हिंदी शिक्षण वीडियो में 4 टॉपिक जो हमारे हम पूरा करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन महत्वपूर्ण टॉपिक में हमारे एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। मूल्यांकन से क्वेश्चन आता है, उपचारात्मक शिक्षण से क्वेश्चन आता है, निदानात्मक मूल्यांकन से क्वेश्चन आता है, और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से भी प्रश्न आते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारे कठिन नहीं है। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये टॉपिक हमारे कठिन नहीं है, क्योंकि ये सरल टॉपिक है। इनको आप नया देख करके ये ना समझें कि टॉपिक बहुत कठिन होंगे। तो आप इन टॉपिक पर भी अध्ययन करें, आप इन टॉपिक का भी परीक्षण करें, आप इन टॉपिक को भी जानें, क्योंकि इनको कठिन टॉपिक नहीं समझें। ये टॉपिक बहुत सरल है। इनका सबसे पहले आपको शाब्दिक अर्थ जानना पड़ता है। जैसे मूल्यांकन, आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो मूल्यांकन का अर्थ यह होता है कि कक्ष में अध्यापक किस तरीके से छात्रों का मूल्यांकन कर रहा है। जैसे मूल्यांकन किसी प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हम छात्रों का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, मौखिक रूप से कर सकते हैं। मौखिक का अर्थ होता है वाणी से मूल्यांकन कर सकते हैं। मतलब हमने प्रश्न पूछा है छात्र को, और छात्र जो उसका उच्चारण कर रहे हैं, छात्र उसका जवाब दे रहे हैं, मौखिक रूप में दे रहे हैं, तो वह मौखिक मूल्यांकन हो गया। अब हम जो है उन छात्र को लिखित रूप में उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो लिखित मूल्यांकन हो गया। अब यदि हम उनका छात्रों का मूल्यांकन प्रायोगिक रूप में कर रहे हैं, प्रैक्टिकल रूप में कर रहे हैं, तो प्रायोगिक मूल्यांकन हो गया। तो इस तरीके से हम माने तो छात्रों का केवल मूल्यांकन 2 तरीके से हो सकता है। एक तो छात्र का मूल्यांकन मौखिक मूल्यांकन होगा, दूसरा छात्र का मूल्यांकन जो होता है लिखित रूप में होगा। तो मूल्यांकन की 2 श्रेणियां होगी, जिसको हम बोलते हैं परीक्षा की 2 श्रेणियां। मूल्यांकन एक परिणाम होता है, मूल्य का अंकन होता है। मूल्यांकन को हम परिणाम भी बोलते हैं। जो परिणाम होता है वो हमें कैसे मिलता है, हम उसकी परीक्षा कैसे देते हैं। परिणाम के पहले हमें परीक्षा करनी पड़ती है। तो परिणाम के पहले परीक्षा होती है। तो परीक्षा 2 प्रकार की हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया। मूल्यांकन हम मौखिक भी ले सकते हैं और लिखित भी ले सकते हैं। हम परीक्षाएं, मूल्यांकन का अर्थ ये भी होता है, दूसरा अर्थ ये भी माना जाता है कि परीक्षाएं जो होती है उसका परिणाम होता है। मूल्यांकन उसे कहते हैं जो परीक्षा का जो परिणाम होता है वो मूल्यांकन कहलाता है। और हम जो परीक्षाएं हम कैसे ले सकते हैं, 2 प्रकार की परीक्षा होती है। मौखिक परीक्षा हो सकती है, लिखित परीक्षा हो सकती है, और तीसरा होता है प्रायोगिक परीक्षा। परीक्षा के 3 रूप भी हो गए, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। वही मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन जो है हमारा परीक्षा का परिणाम जो मिलता है वो मूल्यांकन कहलाता है। अब मूल्यांकन में कौन कौन सी विधि आ गई, मूल्यांकन की क्या क्या विशेषता होती है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, ये हम आज जो हमारा जो ये कक्ष में जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में है, आज हम इस चीज को पढ़ेंगे कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, मूल्यांकन की परिभाषा क्या होती है, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है, और मूल्यांकन की विधियां क्या क्या होती है। आज के टॉपिक में हम इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम इसको पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा मूल्यांकन है कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया, मूल्यांकन कहते हैं परिणाम को। हम किसी चीज का परिणाम लेते हैं तो उसके पहले क्या क्या चीजें होती है वो मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। उसके पहले हम परीक्षा ले रहे हैं तो मूल्यांकन की श्रेणी में आएगा। उसके पहले हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं वो मूल्यांकन की श्रेणी में आएगा। उसके पहले हम किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं वो मूल्यांकन की श्रेणी में आएगा। तो जो भी मूल्यांकन की श्रेणी में आएगा
उस पर हम आज चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो मूल्यांकन का अध्ययन हम करते हैं। अब देखते हैं मूल्यांकन में क्या क्या चीज आती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया उसका होता है शाब्दिक अर्थ जानना। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ हम यदि माने तो मूल्य प्लस अंकन होता है। किसी भी परिणाम का कोई ना कोई मूल्य होता है। हम कोई परिणाम प्राप्त कर रहे हैं तो उसका मूल्य होता है, उसका मूल्यांकन करना होता है। किसी परिणाम को प्राप्त करना है तो उसकी पहले परीक्षा देनी पड़ेगी। किसी भी परिणाम को हम प्राप्त करना है तो उसके पहले हम एग्जाम देना पड़ेगा। तो वो एग्जाम किसी भी रूप में हो सकता है, मौखिक भी एग्जाम हो सकता है, लिखित एग्जाम हो सकता है, या प्रायोगिक एग्जाम हो सकता है। तो एग्जाम की मुख्य रूप से आधुनिक समय में प्रायोगिक परीक्षा भी चल रही है। तो आधुनिक समय में 3 प्रकार के मूल्यांकन की जो 3 परीक्षा हो गई, तो ये जो परीक्षाएं हैं वो 3 प्रकार की होगी, मौखिक हो गई, लिखित हो गई और प्रायोगिक परीक्षा हो गई। तो परीक्षा मौखिक लेंगे तो मौखिक परीक्षा में हम कक्षा में छात्रों के द्वारा मौखिक साक्षात्कार करेंगे, मौखिक उनकी परीक्षा लेंगे, कोई क्वेश्चन पुटअप करेंगे, हम मौखिक रूप से उनसे करेंगे। अब होते हैं लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में हम छात्रों से एग्जाम के तहत हम उनको एक प्रश्न पेपर देंगे या ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखवा देंगे। अब प्रश्न लिखने के बाद में वो उसका उत्तर जो है लिखित में देगा, वो लिखित परीक्षा हो गई। अब आती है प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा में कोई साइंस की हम परीक्षा ले रहे हैं, विज्ञान की हम परीक्षा ले रहे हैं, तो उसमें जो छात्र है वो विज्ञान के माध्यम से उसके प्रायोगिक परीक्षा दे रहा है, प्रैक्टिकल के तौर पे दे रहा है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी परीक्षा हो तो उसको परीक्षा जो है प्रैक्टिकल के रूप में दे रहा है। तो वो उसकी परीक्षा जो हो गई प्रायोगिक परीक्षा हो गई। तो प्रायोगिक परीक्षा का ज्यादा केवल विज्ञान विषय में होती है प्रायोगिक परीक्षाएं, और अत्यधिक विषय में जो परीक्षा होती है मौखिक और लिखित परीक्षा का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तो आज का टॉपिक है हमारा हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोग होना। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, बालक का यदि सर्वांगीण विकास करना है, बालक को यदि समझना है, बालक को यदि पहचानना है कि उसने साल भर में क्या सीखा, उसने सप्ताह भर में क्या सीखा, तो वो जो उसका अधिगम है, अधिगम की हमने श्रेणियां पढ़ी थी पहले प्रीवियस वीडियो में, वो अधिगम का अब उनका परिणाम होगा, अब उनका मूल्यांकन होगा कि छात्रों ने कितना अधिगम किया है, छात्रों ने कितना समझा है। उस छात्रों ने जो अधिगम किया है उसकी परीक्षा होगी। मूल्यांकन क्या है? उसकी परीक्षा है, उसका सर्वांगीण विकास करने की परीक्षा है। उसके परीक्षा में जो अध्यापक उसकी परीक्षा मौखिक रूप से ले सकता है, लिखित रूप से भी ले सकता है। तो उसकी जो अधिगम उसने किया है उसकी जो परीक्षा लेना होता है वह मूल्यांकन कहलाता है। तो बालक का सर्वांगीण विकास शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक बालक के शैक्षिक विकास के कसौटी बन जाते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि हम लिखित परीक्षा उसके ले रहे हैं तो शैक्षिक विकास की कसौटी है, यानी वो बालक ने उस क्षेत्र में अपना सर्वांगीण विकास किया है या नहीं किया है। तो वो उसकी परीक्षा के माध्यम से उसका पता लगाया जाएगा कि उसने अपनी परीक्षा में क्या लिखा है, उसका विकास कैसे हुआ है। हम उसका पता लगाएंगे छात्र का कि उसने किस तरीके से परीक्षा दी है। यद्यपि ये प्राप्तांक केवल उसके ज्ञानोपलब्धि के स्तर के सूचक होते हैं, ऐसे कसौटी के आधार पर बालक के व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं के विकास स्तर की जांच नहीं हो पाती है। अब बालक की हमने केवल प्राप्तांक के आधार पर उसके परीक्षा की जांच नहीं होगी। प्राप्तांक लिख दिया है तो हम यह माने कि हम जो उसको परिणाम दे रहे हैं वो प्राप्तांक के आधार पर नहीं होगा। उसके जो परीक्षा हम ले रहे हैं वो प्राप्तांक के आधार पर नहीं है, उसका सर्वांगीण विकास करने के आधार पर है। उसका प्राप्तांक के आधार पर उसकी परीक्षा का निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो ऐसी दुविधा को दूर करने के लिए, उसके प्राप्तांक की दुविधा को दूर करने के लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया जिस शब्द का नाम मूल्यांकन है। मूल्यांकन एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके, एक उसका शारीरिक विकास हो सके, एक उसका मानसिक विकास हो सके, एक उसका सामाजिक विकास हो सके। तो मूल्यांकन श्रेणी, जो मूल्यांकन जो शब्द है वो मूल्यांकन उसके श्रेणी में उसका सर्वाधिक विकास करने की श्रेणी है। उसका सर्वाधिक जो है उसका सर्वांगीण विकास करने की श्रेणी है। उस श्रेणी का नाम हमने दिया है मूल्यांकन, जिसमें छात्र का मूल्यांकन सर्वांगीण विकास होने के लिए है।
छात्र का मूल्यांकन सामाजिक विकास होने के लिए है, छात्र का मूल्यांकन शारीरिक विकास होने के लिए है, छात्र का मूल्यांकन मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए है। तो इन प्राप्तांकों को साइड में रख करके, इन प्राप्तांक को दूर रख करके हमने एक नया शब्द बनाया है, जो वैज्ञानिकों ने एक नया शब्द बनाया है, उस शब्द का नाम मूल्यांकन रखा गया है। पहलुओं के विकास स्तर की जांच नहीं हो पाती है, प्राप्तांक के आधार पर उसके पूरे विकास की जांच नहीं हो पाती है। इसलिए इस दुविधा को दूर करने के लिए, प्राप्तांक की दुविधा को दूर करने के लिए उन्होंने नया शब्द बनाया है, उस शब्द का नाम मूल्यांकन कहलाता है। शिक्षा पद्धति के इस कमी को दूर करने के लिए बालक का व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास स्तर का सही से मूल्य आंकने के लिए नवीन उपागम अपनाया गया है, जिसे मूल्यांकन कहते हैं, उसका नाम मूल्यांकन दिया गया है। बालक का सर्वांगीण विकास करना है, बालक का शारीरिक विकास करना है, बालक का मानसिक विकास करना है, बालक का सामाजिक विकास स्तर सही करना है, बालक का सांस्कृतिक विकास करना है। उस सर्वांगीण विकास करने के लिए, इन सभी चीजों के विकास करने के लिए वैज्ञानिकों ने प्राप्तांक को अलग रख करके एक नया शब्द बनाया है, उस शब्द का नाम मूल्यांकन कहलाता है। प्राप्तांक बाद में आता है, मूल्यांकन पहले आता है। प्राप्तांक को बाद में देना है, पहले उसका मूल्यांकन करना है कि उसने जो है विकास किया या नहीं किया, उसका अधिगम सही हुआ या नहीं हुआ, उसने कुछ सीखा या नहीं सीखा। उसके लिए उस अधिगम को पूरा सर्वांगीण विकास करने के लिए नया नाम मूल्यांकन रखा गया है। अधिगम की श्रेणी को बढ़ाने के लिए, उसका अधिगम में सर्वांगीण विकास करने के लिए उसकी परीक्षा ली गई है, उस परीक्षा का नाम मूल्यांकन रखा गया है। उस मूल्यांकन के श्रेणी में उसकी परीक्षा होगी कि उसने कितना सामाजिक विकास किया, कितना शारीरिक विकास किया, कितना सांस्कृतिक विकास किया, कितना मानसिक विकास किया। तो उस सभी विकास की कसौटी को मूल्यांकन नाम दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। मूल्यांकन का महत्वपूर्ण कार्य, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? उद्देश्य निर्धारण करना। शिक्षण का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कि उद्देश्य प्राप्त होना। जैसे ब्लूमफील्ड ने 3 प्रकार के उद्देश्य बताए। पहला, ये जो उद्देश्य बता रहे हैं वही ब्लूमफील्ड का उद्देश्य है। ब्लूमफील्ड का जो उद्देश्य है वो यहां पर बता रहे हैं कि शिक्षण का प्रमुख कार्य अपना उद्देश्य निर्धारण करना, अपना लक्ष्य रखना। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अध्यापक का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि बालक को सब कुछ आ जाए, छात्र को सब कुछ आ जाए। तो ये अध्यापक का मुख्य उद्देश्य है। ब्लूमफील्ड ने भी यही कहा कि शिक्षण उद्देश्य पहले होना चाहिए, फिर अधिगम होना चाहिए। शिक्षण उद्देश्य पहले लेवे, अधिगम अनुभव लेवे, अधिगम का अनुभव लेवे। अध्यापक क्या करे? पहले शिक्षण उद्देश्य लेवे, फिर अधिगम अनुभव लेवे, फिर उसका मूल्यांकन करे। जब तक शिक्षण उद्देश्य पूरा नहीं होगा तब तक ये ब्लूमफील्ड का मूल्यांकन चलता रहेगा। इस मूल्यांकन की श्रेणी उसकी चलती रहेगी। जब तक अध्यापक का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक ये ब्लूमफील्ड का त्रिभुजाकार आकृति चलती रहेगी। ये ब्लूमफील्ड का उद्देश्य चलता रहेगा, शिक्षण का उद्देश्य चलता रहेगा। तो वही ब्लूमफील्ड का उद्देश्य यही है कि शिक्षण का जो हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या है वो पहले निर्धारित किया जाता है, बाद में उसमें अनुभव लिए जाते हैं, बाद में उसका व्यवहारिक परिवर्तन क्या हुआ है या उसका मूल्यांकन क्या हुआ है तब तक लिया जाता है। यदि वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो वो जो त्रिभुजाकार आकृति है वो चलती रहेगी। वो प्रक्रिया ब्लूमफील्ड ने जो बनाई है वो चलती रहेगी, क्योंकि ब्लूमफील्ड की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में यह बताया गया है जब तक शिक्षक का उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक वो त्रिभुजाकार आकृति चलती रहेगी। उसके अंदर वापस शिक्षण उद्देश्य होगा, वापस अधिगम अनुभव होगा, वापस व्यावहारिक परिवर्तन होगा, यानी मूल्यांकन होगा। यह ब्लूमफील्ड की प्रक्रिया है। तो यह शिक्षण उद्देश्य है। जो शिक्षण का उद्देश्य है, पहले उद्देश्य निर्धारित करना। अब आते हैं शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है वो बता रहे हैं कि पाठ्यचर्या यानी पाठ्य
जो हमारा सिलेबस है, जो विवरणिका है, के उद्देश्यों और मूल्यों की और छात्रों की प्रवृत्ति और प्रगति का आकलन करना या उनको पहचानना, उनके प्रवृत्ति या प्रगति को पहचानना, आकलन करना। मूल्यांकन एक निर्णयात्मक एवं व्यापक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में निर्णय लिया जाता है। मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है, निर्णयात्मक यानी निर्णय लिया जाता है मूल्यांकन के द्वारा, उसका परिणाम किया जाता है कि इसका परिणाम 80% है, इसका परिणाम 70% है, इसका परिणाम 40% है, इसका परिणाम जो 90% है, जो उसका जो परिणाम है उसका निर्णय लिया जाता है। परिणाम ही निर्णय होता है, जैसा कि बताया गया कि परिणाम ही निर्णय है। मूल्यांकन उसके पहले चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन को परिणाम भी मान सकते हैं, मूल्यांकन को ही प्राप्तांक मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन उसे कहते हैं कि छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके, इसलिए प्राप्तांकों के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है कि इसने कितना सर्वांगीण विकास किया है, इसने कितना मानसिक विकास किया है, इसने कितना शारीरिक विकास किया है। तो उस आधार पर उनका छात्रों का मूल्यांकन होता है, जो उनका परिणाम होता है। यह एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है, जैसा यहां पर लिखा गया है, यह विवरणात्मक, निर्णयात्मक और व्यापक प्रक्रिया है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। आगे मूल्यांकन की जो परिभाषा है वो कौन कौन बता रहे हैं? कोठारी शिक्षा आयोग बता रहा है, एनसीईआरटी बता रहा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग बता रहा है। तो कई व्यक्ति जो है वो मूल्यांकन के जो है परिभाषा बता रहे हैं। कोठारी आयोग क्या कहता है कि अब यह माना जाने लगा कि मूल्यांकन एक निरंतर क्रियान्वित रहने वाली प्रक्रिया है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध रखती है। मूल्यांकन क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध रखती है। यहां पर लास्ट में जो लाइन दी गई है, शैक्षिक उद्देश्य पूरे करने, यहां पर शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने वाली प्रक्रिया है। निर्णयात्मक हम कहें तो शैक्षिक उद्देश्यों को पूरे करने वाली प्रक्रिया है। ये जो कोठारी शिक्षा आयोग कह रहा है कि अध्यापक के शैक्षिक उद्देश्य पूरे होने चाहिए मूल्यांकन में। अध्यापक जो चाहता है वो होना चाहिए। अध्यापक का उद्देश्य यह है, कोई पाठ पढ़ा रहा है अध्यापक, तो उसका उद्देश्य यह कहता है कि उसका उद्देश्य यह है कि छात्रों को पूरा अधिगम होवे, छात्रों को 100 में से 100% ज्ञान होवे, छात्रों का जो अधिगम सीखने का जो तरीका है वो पूरा का पूरा उनमें होवे। तो ये सभी शैक्षिक उद्देश्य है, अधिगम कराने का उद्देश्य है। अधिगम उनको ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए छात्रों को। सभी जो 100 विद्यार्थी है, 100 के 100 विद्यार्थी जो मार्क्स लावे, जब उनका मूल्यांकन होगा तो उनका सर्वांगीण विकास हो सके और उनके साथ साथ उनको 100 में से 100% उनको प्राप्त होवे। तो ये मूल्यांकन का शैक्षिक उद्देश्य पूरा करने का तरीका है। शैक्षिक उद्देश्य को पूरा करने का तरीका है मूल्यांकन। अब ये मूल्यांकन की जो श्रेणी है वो श्रेणी परिणाम की श्रेणी में आती है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों का परिणाम बताया जा सकता है कि छात्रों को इतना परिणाम मिलना चाहिए, इस छात्र को इतना परिणाम मिलना चाहिए, इस छात्र को इतना परिणाम मिलना चाहिए। ये मूल्यांकन है उस छात्र का। उस छात्र ने जितना सीखा है, उस छात्र ने जितना अधिगम किया है, वो अधिगम का परिणाम है, अधिगम का मूल्यांकन है, निर्णय है एक। अब ये कोठारी शिक्षा आयोग भी ये कह रहा है कि इसमें घनिष्ठ संबंध है छात्रों को शैक्षिक उद्देश्य, जो अध्यापक के शैक्षिक उद्देश्य में पूर्ति करने के लिए इसमें घनिष्ठ संबंध है। ये कोठारी शिक्षा आयोग कह रहा है। अब आते हैं एनसीईआरटी क्या कह रहा है। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ये कह रहा है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किसी सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। यह भी यही बोल रहा है एनसीईआरटी कि शिक्षक का उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। एनसीईआरटी भी यही कह रहा है कि शिक्षक का उद्देश्य उसमें पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। शिक्षक को पता लग रहा है कि अधिगम उन्होंने पूरा किया या नहीं किया। शिक्षक को यह जानकारी होनी चाहिए जो वह उद्देश्य निर्धारित करके आया है
वो उसको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो उसमें पूरा सफल है या नहीं है, तो वो चीज उसके उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, पहला पॉइंट ये है। और कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहां तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। जो अधिगम है, शिक्षक ने जो सोचा है कि उसका उद्देश्य 100 में से 100 में से 100 छात्रों को ज्यादा से ज्यादा अधिगम कराना है, ज्यादा से ज्यादा सिखाना है, उस माध्यम से जो उसको उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है उसको मूल्यांकन कहते हैं। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, छात्रों का सर्वांगीण विकास करने के लिए मूल्यांकन ही करना पड़ेगा। मूल्यांकन के द्वारा ही उस छात्रों का अधिगम हो सकता है, मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों का परिणाम का पता लगाया जा सकता है। तो इसलिए अध्यापक क्या करेगा, अपने शिक्षण उद्देश्य को पूरा करने के लिए छात्रों का मूल्यांकन लेगा। एक लेसन उसने पढ़ाया है, उस लेसन के माध्यम से उनका टेस्ट लेगा। हो सकता है उनका लिखित टेस्ट नहीं लेवे और मौखिक टेस्ट लेगा, उस माध्यम से उसका पता लगाएगा छात्रों का कि छात्रों ने जो अधिगम किया है वो कितना किया है। उन्होंने, जो अध्यापक ने सोचा कि 100 में से 100% अधिगम कराना है, तो उन्होंने 100 में से 100% अधिगम किया या नहीं किया, उन्होंने 100 में से 100% सीखा या नहीं सीखा। तो उन चीजों को पूरा करने के लिए अध्यापक जो है एक मूल्यांकन लेता है। अध्यापक मूल्यांकन की श्रेणी को लेता है, उस माध्यम से छात्रों का पता लगाया जा सकता है कि छात्रों ने कितना अधिगम किया। तो एनसीईआरटी में यही कह रही है। कोठारी शिक्षा आयोग घनिष्ठ संबंध बताता है। एनसीईआरटी उनमें शिक्षण उद्देश्य को पूरा करने के लिए मूल्यांकन का नाम लेते हैं। कोठारी शिक्षा आयोग यह नाम लेता है कि शिक्षण उद्देश्यों में घनिष्ठ संबंध है, तो वो मूल्यांकन का नाम लेते हैं कि शिक्षण उद्देश्यों में घनिष्ठ संबंध होता है, ये मूल्यांकन है। तो एनसीईआरटी भी यही कहती है कि हमारा जो है, हम जो परीक्षा लेंगे वो मूल्यांकन की श्रेणी में लेंगे ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो शिक्षण उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये चीज बताई गई है। दोनों ने ये चीज बताई, कोठारी शिक्षा आयोग ने भी ये बताया और एनसीईआरटी ने ये चीज बताई। आगे कहते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कह रहा है, इनकी परिभाषा क्या दे रहा है कि मूल्यांकन एक प्रमुख साधन है। मूल्यांकन का नाम देने के लिए मूल्यांकन एक प्रमुख साधन है, कि मूल्यांकन एक साधन है जिसके सहयोग से छात्रों का विकास का पता लगाया जा सकता है, छात्रों का सर्वांगीण विकास का पता लगाया जा सकता है। यह माध्यमिक शिक्षा आयोग कह रही है। आरबीएससी ये कहती है कि छात्रों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास का कैसे पता लगा सकता है, उसका एक शब्द दिया गया है, मूल्यांकन। मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक कक्षा कक्ष में छात्रों का मूल्यांकन कर सकता है। उसका एग्जाम होगा बाद में, लेकिन उसके पहले उसका मूल्यांकन कर लेता है कि इसके इतने मार्क्स आएंगे, आने वाले टाइम में इसका इतने मार्क्स आएंगे। इसके अध्यापक क्या करता है, कक्षा कक्ष के अंतर्गत छात्र का मूल्यांकन करता है। मौखिक में वो समझ जाता है कि इस छात्र का इतना विकास हुआ है। फिर दूसरे छात्र का मूल्यांकन करता है, उस मूल्यांकन में फिर वो अध्यापक ये समझ जाता है इसका इतना विकास हुआ है। तीसरे छात्र को लेते हैं, तीसरे छात्र का फिर पता लगाया जा सकता है कि इसका बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो इस तरह के विकास की श्रेणियां हैं। इस तरह जो आरबीएससी ये कहता है कि इस तरह के विकास उसका हो सकता है, कि इसका जो आरबीएससी ये कह रही है कि इसका विकास 100% है, इसका विकास 90% है, इसका विकास 70% है। तो उसके विकास की ये श्रेणियां हैं जिसका नाम परीक्षा के पहले उनका मूल्यांकन कर लिया गया है, एग्जाम के पहले उनका मूल्यांकन का कर लिया गया है। फिर एक निर्णयात्मक प्रक्रिया बनाई गई है जिसका परिणाम बताया गया है कि इसके मूल्यांकन में इतने परिणाम दिए हैं। मूल्यांकन उनका लिया गया है, उनका परिणाम मूल्यांकन के द्वारा प्रदान किया गया है छात्रों को। उनके मार्कशीट उनको पहुंचा दी गई कि इसके मूल्यांकन में इतने इसके मार्क्स आए हैं। तो मूल्यांकन का बड़ा योगदान है, माध्यमिक शिक्षा आयोग भी ये कह रहा है। आगे आते हैं ब्लूमफील्ड। ब्लूमफील्ड का बहुत अच्छा इन्होंने एक उदाहरण दिया है। ये जो उदाहरण है ब्लूमफील्ड का बहुत ही मुख्य उदाहरण है। त्रिभुजाकार आकृति उन्होंने बनाई है। इस त्रिभुजाकार आकृति के द्वारा उन्होंने ये समझाया है कि जब तक शिक्षक का उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ब्लूमफील्ड ये कहते हैं कि सभी का यही मानना है, एनसीईआरटी भी ये मानती है कि मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, कोठारी आयोग भी ये मानता है मूल्यांकन करना जरूरी है, और जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग भी ये कहता है मूल्यांकन करना जरूरी है। तो परिणाम के पहले उन छात्रों का मूल्यांकन कर लिया जाए कि इसका सर्वांगीण विकास है या नहीं है, फिर उसका परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो मूल्यांकन को दूसरा नाम परिणाम भी होता है और पहला नाम मूल्यांकन भी होता है। मूल्यांकन और परिणाम में ज्यादा अंतर नहीं है। मूल्यांकन की श्रेणियां हैं, तो मूल्यांकन की जो श्रेणी है
मूल्यांकन के सोपान है कि मूल्यांकन एक ऐसी श्रेणी है जिसके माध्यम से उसका परिणाम बताया जा सकता है। मूल्यांकन ही परिणाम होता है यह भी कहा जा सकता है, क्योंकि मूल्यांकन एक खुद ब खुद एक परिणाम है। मूल्यांकन के द्वारा छात्र को मार्क्सशीट मिल जाती है, अध्यापक समझ जाता है इसके 10 मार्क्स आएंगे तो वो 10 मार्क्स उसके आ जाते हैं। अध्यापक ने उसका मूल्यांकन किया लिखित माध्यम से, अध्यापक ने उसका मूल्यांकन किया मौखिक माध्यम से, तो वो जो मूल्यांकन है वो अध्यापक पता लगा लेता है कि इस छात्र के इतने मार्क्स आएंगे, उसका परिणाम बता देता है। तो यही चीज मूल्यांकन है। तो अब हम पढ़ रहे थे ब्लूमफील्ड के अंदर। ब्लूमफील्ड जो एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसके माध्यम से ब्लूमफील्ड ने शिक्षण उद्देश्य बताए हैं, जो सभी ये कह रहा है, कोठारी आयोग भी ये कहता है, हमारा एनसीईआरटी भी ये कहता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग भी ये कहता है कि मूल्यांकन होना चाहिए। अब ब्लूमफील्ड की अलग श्रेणी है, ब्लूमफील्ड ने अलग तरीके से मूल्यांकन को बताया है। मूल्यांकन शिक्षक का भी होता है और मूल्यांकन छात्रों का भी होता है। ब्लूमफील्ड शिक्षक का मूल्यांकन कर रहा है, छात्रों का भी कर रहे हैं। ब्लूमफील्ड का मानना है शिक्षक का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन शिक्षक का होना चाहिए, ब्लूमफील्ड ये कहती है। ब्लूमफील्ड जो बताता है जब तक शिक्षण उद्देश्य पूरा नहीं होगा तब तक वो प्रक्रिया चलती रहेगी, वो चक्र जो है हमारा जो पृथ्वी घूमती रहेगी। उसी तरीके से ब्लूमफील्ड जो है शिक्षक का जो जब तक उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक वो मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती रहेगी। ये ब्लूमफील्ड कह रहे हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक शिक्षक का उद्देश्य पूरा नहीं होता, जब तक सभी अपना अधिगम पूरा नहीं कर लेते हैं, छात्र अपना अधिगम ज्यादा से ज्यादा नहीं कर लेते हैं, तब तक शिक्षक का उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो अब ब्लूमफील्ड का पढ़ते हैं। क्या कहते हैं ब्लूमफील्ड के मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशाली की जांच की जाती है। अब यहां पर भी ये कह रहे हैं कि जो अधिगम प्रक्रिया है उसको पता लगाने के लिए मूल्यांकन को लिया गया है। अधिगम प्रक्रिया छात्र ने कितना अधिगम किया है उस प्रक्रिया का पता लगाने के लिए एक मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके द्वारा छात्र के अधिगम प्रक्रिया का पता लगाया जा सकता है कि छात्र ने कितना अधिगम किया है। छात्र ने 70% अधिगम किया है, छात्र ने 70% अधिगम किया है, छात्र ने 50% अधिगम किया है। तो उस अधिगम का पता लगाने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका नाम है मूल्यांकन। तो ब्लूमफील्ड में मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। ब्लूमफील्ड में मूल्यांकन की श्रेणी को बताते हैं कि मूल्यांकन की श्रेणी सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट श्रेणी है, मूल्यांकन की विधियां भी सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन मूल्यांकन होगा कैसे? तो ब्लूमफील्ड उस मूल्यांकन को बताने के लिए 3 तरीके के त्रिभुजाकार आकृति बताते हैं, 3 तरीके के उद्देश्य बताते हैं। उसको उद्देश्य को पूरा कैसे करना है, छात्र का अधिगम कैसे होगा, उसको बताने के लिए ब्लूमफील्ड ने एक चार्ट बनाया। उस छात्र का अधिगम कैसे करवाया जा सके, छात्र का अधिगम कैसे हो सके, उसके लिए एक चार्ट बनाया। उस चार्ट के माध्यम से अध्यापक का मूल्यांकन किया गया, ब्लूमफील्ड करता है। ब्लूमफील्ड जो है अध्यापक का पहले मूल्यांकन करता है कि अध्यापक जो है अपने उद्देश्य में कितना सफल हुआ। यह ब्लूमफील्ड कह रहा है कि अध्यापक जो टीचर है वो अपने उद्देश्य में कितना सफल हुआ, यह ब्लूमफील्ड करता है। और वो कहता है जब तक उद्देश्य पूरा नहीं होगा तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। ये ऐसी कैसे त्रिभुजाकार प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक अध्यापक का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, उसके शिक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। वो कहते हैं अध्यापक और छात्र की मूल्यांकन कैसे होता है। अध्यापक का उद्देश्य है शिक्षण उद्देश्य। पहला, अध्यापक क्या करता है, अपना उद्देश्य ले लेता है शिक्षण का, जो पढ़ा रहा है उसका उद्देश्य पहले निर्धारित कर लेता है, उसका लक्ष्य पहले निर्धारित कर लेता है। उसको समझ जाता है कि इसमें 100% अधिगम कराना है छात्रों को, तो उसका पहले उद्देश्य निर्धारित करता है। फिर उसके बाद में अधिगम अनुभव लेता है, वो छात्रों को पढ़ाता है। फिर उसके बाद में छात्रों को पढ़ाएगा, छात्रों ने उसका अधिगम अनुभव लेगा, छात्रों को पढ़ाएगा। जब छात्रों को पढ़ाने के बाद में उसका मूल्यांकन करेगा कि कितने छात्रों को कितना आया, उन छात्रों को कितना समझ में आया, उन छात्रों को कितना अधिगम हुआ। तो ब्लूमफील्ड शिक्षक का भी मूल्यांकन कर रहा है और छात्रों का भी मूल्यांकन कर रहा है। शिक्षक का ऐसे कर रहा है कि शिक्षक जब तक अपने उद्देश्य में पूरा नहीं हो जाता तब तक छात्रों को समझाता रहेगा, तब तक उनको अधिगम कराता रहेगा, जब तक वो सर्वश्रेष्ठ वक्ता नहीं हो जाए, जब तक उनको सर्वांगीण विकास नहीं हो जाए, तब तक उनको अधिगम कराता रहेगा अध्यापक। जब तक उनको 100 में से 100% मार्क्स नहीं आ जाते, 100 में से 100% का मूल्यांकन नहीं हो जाता, तब तक उनका उद्देश्य चलता रहेगा।
ये अध्यापक का मूल्यांकन है। अब छात्र का मूल्यांकन ये है कि छात्र को पहले वो पढ़ाएगा, पढ़ाने के बाद में छात्रों का भी मूल्यांकन करेगा कि छात्रों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ। छात्रों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ उसे से पता लगाया जा सकता है कि अध्यापक जो है का मूल्यांकन कितना है। उसी से पता लगाएगा कि अध्यापक का मूल्यांकन कितना है। छात्रों का जब तक व्यवहार परिवर्तन में पूर्णता नहीं आती तब तक, यदि छात्र के व्यवहार परिवर्तन में पूर्णता नहीं है, जब तक छात्र को पूरा अधिगम नहीं हुआ है, तो जब फिर उसके बाद में वापस शिक्षण उद्देश्य चालू होगा। बाद में वापस शिक्षक अपना उद्देश्य वापस शुरू करेगा शुरुआत से, कि वापस इसको शुरू से उनको बताना है। छात्र को इतना समझ में आया, इतना और बताना है, इतना इनको समझ में आया, इतना और बताना है। तो वापस अपना उद्देश्य अध्यापक लेगा, फिर अध्यापक अपना उद्देश्य लेकर के वापस अधिगम अनुभव लेगा, वापस पढ़ाएगा। अधिगम अनुभव का मतलब वो अनुभव लेगा, वापस पढ़ाएगा छात्रों को। पढ़ाने के बाद में वापस मूल्यांकन करेगा, और मूल्यांकन में फिर वापस कमी रह गई तो वो कमी को पूरा करने के लिए वापस अपना उद्देश्य निर्धारित करेगा। शिक्षक अपना पाठ में वापस उद्देश्य निर्धारित करेगा, कोई कमी रह गई है तो उस कमी को पूरा करने के लिए वापस अपना उद्देश्य निर्धारित करेगा। ये ब्लूमफील्ड कह रहा है। ब्लूमफील्ड एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक ऐसा है कि इसने अध्यापक का भी मूल्यांकन किया है और छात्र का भी मूल्यांकन साथ साथ किया है। इसमें छात्रों के मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक का मूल्यांकन होता है। ब्लूमफील्ड के त्रिभुजाकार आकृति जो बता रही है, ये त्रिभुजाकार आकृति छात्रों के मूल्यांकन से अध्यापक का मूल्यांकन होता है। जब तक अध्यापक अपने पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा, अपने उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर लेगा, तब तक वो छात्रों का मूल्यांकन करता रहेगा। जब तक उद्देश्य को पूरा नहीं होगा तब तक छात्रों का मूल्यांकन होगा, और छात्रों के मूल्यांकन से अध्यापक का मूल्यांकन खुद ब खुद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के अंतर्गत। अब आती है मूल्यांकन की विशेषताएं। विशेषता क्या होती है मूल्यांकन की? पहले आती है वस्तुनिष्ठ विशेषता। हमारे प्रश्न होने चाहिए वस्तुनिष्ठ होने चाहिए ताकि छात्रों को जल्दी से जल्दी समझ में आवे। अब आते हैं विश्वसनीयता। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो विश्वसनीयता हो, जो सर्वोत्कृष्ट हो, मल्टीमीडिया हो, वैसे प्रश्न होने चाहिए ताकि विश्वसनीयता मतलब विश्व में सर्वोपरि हो। वेदता, हमारे प्रश्नों की वेदता होनी चाहिए कि वेद प्रश्न होने चाहिए। हमारे जो प्रश्न होने चाहिए वो वेद होने चाहिए, हमारे प्रश्न मुख्य होने चाहिए। वेदता। व्यापकता, हमारे प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, व्यापक तरीके से होने, विस्तृत भी होने चाहिए। प्रश्नों में विस्तृतता होनी चाहिए, टॉपिक वाइज प्रश्न होने चाहिए, टॉपिक के साथ साथ उस टॉपिक से जुड़े हुए कोई प्रश्न है तो वो भी होने चाहिए। व्यापकता। व्यावहारिक उपयोगिता, हमारे प्रश्न व्यावहारिक होने चाहिए, व्यावहारिकता प्रदान करनी है छात्रों को। हमारे प्रश्न छात्रों के प्रति कैसे होने चाहिए? व्यावहारिक भी होने चाहिए। छात्र अधिगम तो लेवे लेकिन उसके व्यावहारिकता का अधिगम भी हमें उनको देवें, हम उनको ज्ञान देवें, व्यावहारिकता का ज्ञान दें ताकि उनका व्यवहार भी अच्छा हो सके। सर्वांगीण विकास करने के लिए व्यावहारिकता का उपयोग होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है? अब ये कहते हैं मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है। कोई वैज्ञानिक है, कोठारी शिक्षा आयोग ने मूल्यांकन को माना है, एनसीईआरटी ने मूल्यांकन को माना है, आरबीएससी ने मूल्यांकन को माना है, इसके अलावा ब्लूमफील्ड ने मूल्यांकन को माना है। तो इन सभी वैज्ञानिकों ने मूल्यांकन को माना, लेकिन कुछ कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो कहते हैं मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो परीक्षा लो और उनको परिणाम दो, प्राप्तांक दे दो। परीक्षा लो, प्राप्तांक दो, परिणाम दो, यानी मार्कशीट दो, उनको मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, ये जो ब्लूमफील्ड वैज्ञानिक बता रहे हैं, ये आरबीएससी कह रही है, ये एनसीईआरटी कह रही है, ये कोठारी शिक्षा आयोग कह रहा है कि ये मूल्यांकन की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है देखते हैं क्या बता रहे हैं वो सब वैज्ञानिक। कि बिना मूल्यांकन के अगला शिक्षण कार्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अगला शिक्षण कार्य? क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, शिक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए उसके अगला चैप्टर नहीं पढ़ा सकते। जब तक शिक्षक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा तब तक अगला चैप्टर नहीं पढ़ाया जाए। तो यह बता रहे हैं कि मूल्यांकन की आवश्यकता, हमारे को मूल्यांकन की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अनेक वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमें मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है, हमें मूल्यांकन की जरूरत नहीं है, हमें छात्रों को कोई मूल्यांकन नहीं करना है, क्योंकि बिना मूल्यांकन के उनको केवल लिखित परीक्षा लो, मौखिक परीक्षा लो और उसके द्वारा प्राप्तांक दे दो। अब वो वैज्ञानिक चाह रहे हैं कि न तो उनको अधिगम से कोई लेने देना है, उन वैज्ञानिकों को अधिगम से कोई लेना देना नहीं, छात्रों को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है कोई लेना देना नहीं, उनको केवल मार्कशीट देनी है, परिणाम देना। तो हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तक छात्रों का मूल्यांकन नहीं होगा तब तक उनका सर्वांगीण विकास नहीं होगा,
उनका सामाजिक विकास नहीं होगा, जब सांस्कृतिक विकास नहीं होगा, तो उनको विकास को पूरा करने के लिए मूल्यांकन को बहुत जरूरी है, आवश्यकता है मूल्यांकन की। और मूल्यांकन के इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि शिक्षक का उद्देश्य पूरा करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है कि शिक्षक का उद्देश्य पूरा हो जाए। शिक्षक चाहता है कि सभी छात्रों को 100 में से 100 मार्क्स मिले, तो उनका मूल्यांकन करना है। इसलिए ब्लूमफील्ड ने बताया कि यह सब प्रक्रिया चलती रहेगी, त्रिभुजाकार आकृति की प्रक्रिया। तो कहते हैं कि बिना मूल्यांकन के अगला शिक्षण कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि बिना उद्देश्य के अगला शिक्षण कार्य नहीं करा सकते। पहला तो हमारे वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है। दूसरा बोल रहा है कि मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व, अभिरुचि, अभिवृत्ति आदि के निर्देशन के लिए निश्चित आधार प्राप्त होते हैं। अब बोल रहे हैं मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक तो इसमें व्यक्तित्व विकास हो रहा है, अभिवृत्ति, अभिरुचि उनको छात्रों को मिल रही है, अभिवृत्ति आदि निर्देशन के लिए निश्चित आधार प्राप्त होता है। यानी इन चीजों के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है। अभिरुचि, उनका अधिगम कितना हो रहा है ये पता लगाने के लिए, उनके अभिरुचि यानी उनकी रुचि कितनी है सब्जेक्ट के प्रति ये पता लगाने के लिए, उनके व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है। जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि मूल्यांकन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि मूल्यांकन की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें व्यक्तित्व विकास कैसे हो रहा है, उनको रुचि जग रही है नहीं जग रही है उनको सब्जेक्ट के प्रति या फिर टॉपिक के प्रति, तो उनकी अभिवृत्ति उनकी कैसी हो रही है, तो वो जानने के लिए हमें मूल्यांकन की बड़ी आवश्यकता है। तीसरा आता है मूल्यांकन की परीक्षा प्रणाली में सुधार कर सकता है। मूल्यांकन एक ऐसा शब्द है जो परीक्षा प्रणाली में सुधार कर सकता है और करता है। मूल्यांकन की जरूरत है हमें, क्योंकि मूल्यांकन के बिना परिणाम नहीं दिया जा सकता। बिना मूल्यांकन के छात्रों को परिणाम नहीं दे सकते, क्योंकि मूल्यांकन के बिना ही छात्रों को परिणाम दे देंगे तो छात्रों का पता नहीं लगा जा सकता है कि इसके इतने मार्क्स क्यों आए हैं। हो सकता है कि 40% मार्क्स है, उसको 100% मार्क्स मिल गए मार्कशीट के माध्यम से, उसको बिना मूल्यांकन के माध्यम से। तो ये मूल्यांकन के लिए कह रहे हैं कि परीक्षा परिणाम में भी सुधार लाया जा सकता है। उस मूल्यांकन में जो हम परीक्षा ले रहे हैं उसमें सुधार लाया जा सकता है। हो सकता है 100% मार्क्स इससे नहीं है, 50% है तो 50% मार्क्स उसको दे सकते हैं कि परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। मूल्यांकन द्वारा निदान करना और उपचार के लिए किए जाते हैं। मूल्यांकन क्या करता है, पहला उसका निदान करता है छात्रों की समस्या का, और छात्रों की समस्या का उपचार करता है। क्यों? क्योंकि कोई विद्यार्थी 100 विद्यार्थी जरूरी नहीं है 100 के 100 विद्यार्थी सबको अधिगम हो रहा है। कक्ष के अंदर अध्यापक जब पढ़ा रहा है कि 100 विद्यार्थियों को 100 में से 100 मार्क्स नहीं मिल सकते 100 के 100 विद्यार्थियों को, तो सभी विद्यार्थियों को जो अधिकतर या कमतर जो विद्यार्थी है, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ विद्यार्थी है जिनको समस्या आ रही है, तो उन समस्या को जानना है सबसे पहले अध्यापक को। अध्यापक क्या करे, उन समस्या को पहले जाने, उनका निदान करे, उन समस्या को जानने के बाद उसका उपचार करें, मतलब उन चीज को बताएं कि इस समस्या का निवारण ऐसे हो सकता है, इस समस्या का निवारण ऐसे हो सकता है, इस टॉपिक पर आप ऐसे सीख सकते हैं। तो उन सभी चीजों को समस्या का निवारण करने के लिए निदान और उपचार करना होता है, यह मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। उन छात्र का निदान करना है, उन छात्रों को समस्या का पता लगाना है, टॉपिक का पता लगाने के बाद उसको छात्रों का उपचार करना है, उस समस्या का उपचार करना है, उन समस्या की दवाई देनी है ताकि वो दवाई से ठीक हो जाए, उनका अधिगम हो जाए और उनको सीख ले। तो ये जो बताया मूल्यांकन बताता है, मूल्यांकन के द्वारा उनका निदान भी होगा और उपचार भी होगा। ये मूल्यांकन की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हम परिणाम ऐसे दे देंगे, मार्कशीट ऐसे दे देंगे तो किसी चीज का पता नहीं लगा सकते भाई इसको इस टॉपिक पर इसको किसकी समस्या है, इसको क्या नहीं आया, इसको किस में समस्या हो रही है, इसका पता लगाने के लिए मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किया गया। किसी के अधिगम कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, तो उसकी समस्या का पता लगाना कैसे लगाया जा सकता है, मूल्यांकन से ही पता लगाया जा सकता है। केवल परिणाम देने से उसका पता नहीं लगा सकता कि इसको यह समस्या थी। उसकी समस्या का पता लगाने के लिए मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए हमारे को मूल्यांकन की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं इसी के तहत मूल्यांकन एक अधिगम प्रक्रिया में सुधार होता है। मूल्यांकन क्या करता है, अधिगम करता है। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये मूल्यांकन है अधिगम को पता लगाने के लिए। अधिगम कितना हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, किसी को औसत हो रहा है, किसी को बहुत कम हो रहा है, तो वो अधिगम का पता लगाना है छात्रों को। परिणाम सीधा नहीं देना है, मार्कशीट सीधी नहीं देनी है, लेकिन उसके पहले उसका मूल्यांकन करना है छात्रों का कि छात्रों को कितना सीखा है, छात्रों को कितना अधिगम हुआ है। तो ये मूल्यांकन इसलिए आवश्यकता है कि छात्रों के अधिगम प्रक्रिया में सुधार हो सकता है मूल्यांकन के द्वारा, ये हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं। और मूल्यांकन द्वारा कक्षा के विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में आसानी होती है। यहां पर कह रहे हैं
कि मूल्यांकन द्वारा कक्षा में जितने विद्यार्थी है 100 के 100 विद्यार्थी है, 100 में से हो सकता है किसी को 60% आता है, तो 60% जो विद्यार्थी थोड़ा अलग कर सकते हैं, जिसको 40% आ रहा है उसको अलग कर सकते हैं, जिसको 90% आ रहा है उसको अलग कर सकते हैं, तो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। हम मानते हैं जो सेक्शन होते हैं, जैसे सेक्शन हम मान सकते हैं जो सेक्शन है ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, तो ऐसे जो है कक्षा में को बांटा हुआ है कि जो कक्षा एक ही है, छठी क्लास है, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, जो भी कक्षा है, तो उस कक्षा को डिवाइड कर दिया, विद्यार्थियों का वर्गीकरण कर दिया कि ये जो विद्यार्थी है 60% के विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी 40% के विद्यार्थी है जिसको 40% मार्क्स लाते हैं, ये 60% मार्क्स लाते हैं, ये विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी है जिसको 90% मार्क्स मिलते हैं। तो इन विद्यार्थियों को वर्गीकरण कर दिया ताकि हमें पता लग सके मूल्यांकन के माध्यम से कि इन विद्यार्थियों को इतने प्रतिशत मार्क्स है, इनको इतना पढ़ाना है, इन विद्यार्थियों को इतने प्रतिशत मार्क्स है, 40% मार्क्स है, इनको इतना पढ़ाना है, इनको ज्यादा पढ़ाना है, और ये जो 90% विद्यार्थियों को इतना पढ़ाना है। तो इन सभी को पढ़ाने का तरीका है, जिसको ज्यादा पढ़ाना उसको ज्यादा, जिसको कम पढ़ाना उनको कम। तो विद्यार्थियों का वर्गीकरण भी हम कर सकते हैं, ये सब मूल्यांकन के माध्यम से हो सकता है, बिना मूल्यांकन के हम कुछ नहीं कर सकते। छात्रों में व्यावसायिक निर्देश और शैक्षिक निर्देशन देने के लिए आवश्यक है, छात्रों को व्यावसायिक निर्देश देना है, बिजनेस का निर्देश देना है छात्रों को। हो सकता है किसी छात्र की रुचि बिजनेस में हो, किसी छात्र की रुचि आईएएस बनने में हो, किसी छात्र की रुचि आरएस बनने में हो, किसी छात्र की रुचि किसी और में हो, टेक्निकल में हो, तो इस तरीके के निर्देशन देने के लिए छात्र मूल्यांकन का प्रयोग कर सकता है, छात्रों को निर्देश देने के लिए प्रयोग कर सकता है कि अध्यापक क्या करे, छात्रों को निर्देश दे देवे कि छात्रों को निर्देश देना है, उनका गाइडेंस देनी है। गाइडेंस हो गया, इस निर्देश का शाब्दिक अर्थ होता है गाइडेंस देना। छात्रों को गाइडेंस करना है कि इस क्षेत्र में आपको बढ़ना है, कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या नहीं बनना चाहते हैं, आपको क्या बनना है आने वाले टाइम में, तो उनको निर्देश देने के लिए उनका मूल्यांकन होना जरूरी है। बार बार मूल्यांकन हम करेंगे तो पता लगाया जा सकता है कि ये छात्र बन सकता है, नहीं बन सकता है, इस छात्र को किस फील्ड में जाना चाहिए, इस छात्र को किस फील्ड में जाना चाहिए, उन फील्डों का पता लगाने का मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन से बालकों की मानसिक शक्ति बढ़ती है, पहला तो पॉइंट यह है, और रुचि तथा उसके दृष्टिकोण का पता लगाया जा सकता है। पहले तो यह है मूल्यांकन जो शब्द है, इससे क्या करता है कि मानसिक शक्ति उनकी बढ़ रही है, उनकी रुचि बढ़ती है, इस तरीके के प्रयोग करने से मानसिक रुचियां उनके बढ़ रही है, शारीरिक शक्ति भी उनके बढ़ रही है, मूल्यांकन के द्वारा बढ़ सकती है। आगे आते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। अब आते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य पूरा करने के लिए सबसे पहले वर्गीकरण किया गया है। हम प्रश्न जो पूछे, जो हमारी परीक्षा हो, उस परीक्षा का किस तरीके की होनी चाहिए, यह मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का लक्ष्य यह है कि हमारी परीक्षा कैसी होनी चाहिए, मूल्यांकन का उद्देश्य हमारी परीक्षा कैसी होनी चाहिए, उसका वर्गीकरण किया। सबसे पहला तो पॉइंट ये है, उसका वर्गीकरण क्या है, पहले कठिन प्रश्न हो, फिर कोई बीच में सामान्य प्रश्न हो और एक सरल प्रश्न हो। इन 3 तरीके के प्रश्न पूछने चाहिए परीक्षा के अंतर्गत, चाहे उनकी लिखित परीक्षा हो चाहे मौखिक परीक्षा, कैसी भी हो सकती है। उन लिखित या मौखिक परीक्षा में हमें 3 तरीके के प्रश्न देने हैं, पूछने भी 3 तरीके के, देने भी 3 तरीके के, ताकि छात्रों का अधिगम सही हो सके, उनको पढ़ाने का तरीका सही हो सके और उनको बताने का तरीका भी सही हो सके। तो इन तरीके के 3 तरीके के प्रश्न पूछेंगे तो हो सकता है उनके मार्क्स भी सही आ जाए। तो मूल्यांकन का उद्देश्य यह है कि हमें जो प्रश्न देने हैं परीक्षा में, ये 3 तरीके के प्रश्न देने हैं, ताकि छात्रों का, किसी को अत्यधिक अधिगम है तो छात्रों के जो औसत तरीके के मार्क्स आ सके। हो सकता है किसी को ज्यादा है, किसी को कम आए, तो किसी को हो सकता है कठिन प्रश्न ज्यादा आते हैं, किसी को हो सकता है सामान्य प्रश्न आते हैं, किसी को हो सकता है केवल सरल प्रश्न आते हैं। तो ये औसत बनाया गया है कि इस औसत से कठिन प्रश्न देने, इस औसत से सामान्य, इस औसत से सरल प्रश्न देने छात्रों को, ताकि छात्रों को ज्यादा दिक्कत नहीं आवे, वो नर्वस महसूस न होवे, वो अपने आप को गीला महसूस न होने देवे, अपने आप को नीचे ध्यान नहीं देवे। तो उस लिए मूल्यांकन के द्वारा एक वर्गीकरण किया, जो उद्देश्य निर्धारित किया कि छात्रों को नर्वस महसूस न हो सके, इसलिए सभी छात्रों के लिए सामान्य समान है तरीका प्रश्न पूछने का, परीक्षा लेने का, कि छात्रों के जो परीक्षा पत्र में कठिन प्रश्न होने चाहिए, सामान्य प्रश्न होने चाहिए और एक सरल प्रश्न होने चाहिए। 3 प्रश्न पूछने हैं, यह उद्देश्य है। अब चयन भी इस तरीके का होना चाहिए। चयन करने का तरीका कैसा होना चाहिए, छात्रों को चयन करना है तो पहले प्रश्नों को डिवाइड करना है, प्रश्नों को इस तरीके से डिवाइड करने के बाद उनको चयन करने का तरीका, किसी के 60% मार्क्स आए तो उसको चयन करना है, 50% मार्क्स उसको चयन नहीं करना। तो चयन करना है, हो सकता है उसमें जो साक्षात्कार लेंगे, चयन लेंगे, तो चयन करने का तरीका हमारा हो सकता है। ये उद्देश्य हमारा मूल्यांकन का। अब निदान करना हमारा उद्देश्य है कि छात्रों का उपचार करना है, छात्रों का निदान करना है।
हमें समस्या का पता लगाना है, ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य हमें समस्या का पता लगाना है, निदान कहते हैं। निदान कहते हैं समस्या का पता लगाना, समस्या का पता लगाना निदान कहलाता है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य है कि छात्रों के समस्या का पता लगाना है, हमें छात्रों को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, इस समस्या का हमें पता लगाना है कि छात्रों को कितना समझ में आया, इस समस्या का पता हमें लगाना है। अधिगम की समस्या का पता लगाना, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए, अधिगम की समस्या का पता लगाना। छात्रों के अधिगम की समस्या का पता लगाना। लगाना छात्रों के अधिगम की समस्या का पता लगाना, कितना अधिगम हुआ है समस्या का पता लगाना है। अब आते हैं मूल्यांकन की विधियां। विधियां कौन कौन सी विधि हम काम में लेंगे? अब कौन कौन सी विधि हम काम लेते हैं? भाषा शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में भाषा के चारों कौशलों का विकास करना है। सबसे पहला तो पॉइंट है पढ़ना लिखना सुनना बोलना, आर्य योग्य को तो विकसित करना। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि भाषा शिक्षण की जितने भी कौशल हमने पढ़े हैं उन कौशलों का विकास करना। मूल्यांकन की श्रेणी में, मूल्यांकन के श्रेणी में हमें उनके कौशलों का विकास करना है कि उनके सभी कौशलों का विकास हो सके, छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। कहने का अर्थ यह है कि भाषा कौशलों का विकास उनका हो सके। मूल्यांकन के दो रूप है, हम जो परीक्षा ले रहे हैं उसके दो रूप है। मूल्यांकन एक मौखिक मूल्यांकन हो सकता है और लिखित मूल्यांकन हो सकता है। ये परीक्षा के दो रूप हो गए, ये भी दो रूप है। मूल्यांकन के प्रविधियां, मूल्यांकन के विधियों में ज्यादातर आजकल जो आधुनिक में प्रयोग की जा रही है उसको प्रविधि कहते हैं। प्र और विधियां साफ लिखा हुआ, प्र यानी उपसर्ग है, विधि शब्द है, तो प्रविधि यानी प्रगति, विधियों में प्रगति होना। तो ये भी तरीके के हैं कि मूल्यांकन को मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है। मात्रात्मक प्रश्न, मात्रात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन है। मूल्यांकन को शाब्दिक अर्थ परिणाम होता है, परिणाम देना। मूल्यांकन का दूसरा नाम भी बोल सकते हैं परिणाम। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ भी परिणाम है। मूल्यांकन का दूसरा नाम क्या है? परिणाम। हमें परिणाम दे रहे हैं, छात्रों की समस्या का पता लगाना है, समस्या का पता लगा उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, उनका परिणाम दे रहे हैं कि भाई इसके इतने मार्क्स आएंगे, क्योंकि हमने उसका पता लगा लिया कि इसके इतने मार्क्स आने वाले हैं, इससे ज्यादा उसके मार्क्स नहीं आएंगे, तो वो परिणाम देना है। मूल्यांकन की सहायता से किसी व्यक्ति का विशेष कई गुणों को जानकारी एक साथ दी जा सकती है, जैसा कि बताया। आगे मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक मापन समाहित होते हैं। इस प्रक्रिया में मापन करने के बाद दिए गए अंकों का तात्पर्य भी स्पष्ट किया जाता है। मूल्यांकन के दो विधियां, दो भाग है विधियों के, मात्रात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन। मात्रात्मक मूल्यांकन जिसको परिणात्मक विधि भी कहते हैं, जिसमें लिखित परीक्षा हो सकती है, मौखिक परीक्षा हो सकती है, प्रायोगिक परीक्षा हो सकती है। मौखिक परीक्षा में हम पढ़ते हैं क्या है मौखिक परीक्षा। मौखिक रूप से होती है। सर्वप्रथम प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में इलेडाइटस ने किया। इसके बाद यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने इसका प्रयोग किया, ने मौखिक परीक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया। इसमें शिक्षक का उद्देश्य ज्ञानात्मक पक्ष की ओर जानकारी प्राप्त करना है और इस परीक्षा के द्वारा बालकों के प्रत्यास्मरण, चिंतन, तुरंत अभिव्यक्ति, क्रियाशीलता, पढ़ने की योग्यता आदि विकसित करना होता। तो यानी सबसे पहले इसका प्रयोग किया इलेडाइटस ने, फिर उसके बाद में यूनान के जो दार्शनिक थे, दार्शनिक ने प्रयोग किया, अपना सुकरात ने इस मौखिक प्रणाली का प्रयोग किया गया। तो प्रयोग करने के बाद लिखित परीक्षा हम माने तो लिखित परीक्षा के माध्यम से बालक का विषय, वस्तु ज्ञान, मानसिक दृष्टिकोण, अभिवृत्ति, आदतों तथा अपने भावों का प्रकट करना आदि का मूल्यांकन भली प्रकार संभव है। यह परीक्षाएं 4 प्रकार की होती है। निबंधात्मक परीक्षा हम प्रश्न पूछ सकते हैं निबंधात्मक तरीके से, हमें प्रश्न पूछ रहे हैं निबंधात्मक, पहला पॉइंट ये है। प्रश्न पूछ रहे हैं लघुत्तरात्मक, प्रश्न पूछ रहे हैं अति लघुत्तरात्मक और प्रश्न पूछ रहे हैं वस्तुनिष्ठ। तो हमारा जो मूल्यांकन लिखित परीक्षा होनी चाहिए, इन 4 तरीकों के प्रश्न होने चाहिए। इन 4 तरीकों के प्रश्न हमारे परीक्षा में होने चाहिए। हम परीक्षा कोई ले रहे हैं हिंदी भाषा की जो परीक्षा ले रहे हैं, उसमें हिंदी भाषा को जो सब्जेक्ट के जो परीक्षा ले रहे हैं, उस परीक्षा में हमें 4 प्रश्न पूछ रहे हैं, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ रहे हैं। उसके द्वारा छात्रों का अच्छा तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है, ताकि जो बढ़िया छात्र है, हो सकता है उनको कोई छोटे प्रश्न नहीं आ रहे हैं, हो सकता है कि उनके छोटे प्रश्नों में समस्या आ रही है, ऑब्जेक्ट टाइप में समस्या आ रही है, और हो सकता है जो कम पढ़ने वाले छात्र हैं उनको बड़े प्रश्नों में समस्या आ रही है, निबंधात्मक प्रश्नों में समस्या आ रही है। तो इस तरीके से समस्या का सामना उनको करना पड़ता है। छोटे
जो मार्क्स वाले जो विद्यार्थी है उनको हो सकता है बड़े क्वेश्चन में समस्या, निबंधात्मक प्रश्न में समस्या आ रही है कि वो निबंधात्मक प्रश्न नहीं कर सकते हैं और वस्तुनिष्ठ वो कर सकते हैं। तो इन परीक्षाओं का मूल्यांकन करने के लिए जो इन परीक्षाओं का होना जरूरी है, इन परीक्षाओं का माध्यम जो है, परीक्षा का माध्यम, परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, अतिलघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के प्रश्न हमें पूछने चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा क्या कहती है कि मुख्य रूप से क्रियात्मक उद्देश्यों के मापन में प्रयोग की जाती है। क्रियात्मक उद्देश्यों के साथ साथ ज्ञानात्मक उद्देश्यों का मापन भी किया जाता है। इन परीक्षाओं के अंतर्गत बालकों को प्रश्न के लिए लिखित रूप में नहीं देने पड़ते हैं, उनको केवल प्रायोगिक परीक्षा में देते हैं और प्रायोगिक जो है विज्ञान के लिए अत्यधिक उपयोगी है। विज्ञान के लिए अत्यधिक उपयोगी विधि जो है हमारी प्रायोगिक है। जो प्रायोगिक है ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है। पहला पॉइंट ही तो ये है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूरी करती है। तो ये क्या है कि बालकों के प्रश्न उत्तर लिखित रूप में नहीं देने पड़ते हैं, उनको केवल प्रायोगिक परीक्षा में देना है, जिसका विज्ञान के अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। जैसा कि विज्ञान में अत्यधिक प्रायोगिक परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान का जो प्रश्न है, विज्ञान में अत्यधिक प्रयोग, विज्ञान विषय के लिए परीक्षा, विज्ञान विषय के लिए परीक्षा अत्यधिक प्रयोग किया जाता है प्रायोगिक परीक्षा। आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में गुणात्मक प्रविधि। गुणात्मक प्रविधियों का प्रयोग विशेष रूप से भावात्मक उद्देश्य के मापन के लिए किया जाता है। जैसे साक्षात्कार हम कर रहे हैं, साक्षात्कार अनुमान से उनका भावात्मक भावात्मक उद्देश्य हम पूरा कर सकते हैं कि इसको इतना प्रश्न आ रहा है, इसको शायद भावना इसकी अच्छी है, खराब है, तो हम उसका पता लगा सकते हैं। साक्षात्कार के माध्यम से द्वारा पता लगा सकते हैं इसके कितने मार्क्स मिलने चाहिए, साक्षात्कार के द्वारा पता लगा सकते हैं। प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली के माध्यम से हम पता लगा, जांच सूची के द्वारा पता लगा। रेटिंग स्केल जो बहुत अच्छा है, रेटिंग स्केल के माध्यम से पता है। अभिवृत्ति मापन के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में साक्षात्कार। साक्षात्कार है, इसका प्रयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित गुणों के मापन हेतु किया जाता है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु संबंधित प्रश्न होते हैं। यह मूल्यांकन की प्रवृत्ति है। इसके विधि में मूल्यांकन करने वाला आमने सामने बैठ करके संकलन करता है और जैसे कि मौखिक परीक्षा होती है। साक्षात्कार हमारा होता है, तो साक्षात्कार का प्रयोग हमेशा बड़ी जो परीक्षा होती है उसमें साक्षात्कार प्रयोग होता है। जैसे RAS है, IAS है, तो जो बड़ी बड़ी परीक्षा है उनमें साक्षात्कार का प्रयोग ज्यादा होता है। उस माध्यम से छात्रों का पता लगाया जा सकता है भावात्मक प्रक्रिया कितनी है, ज्ञानात्मक प्रक्रिया कितनी है, उतनी सांस्कृतिक प्रक्रिया कितनी है। तो सारे सर्वांगीण विकास के लिए उनका साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है कि इसको सर्वांगीण विकास है या नहीं, वो साक्षात्कार के माध्यम से उनका पता लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं इस सिलसिले में। आगे बढ़ते हैं इस सिलसिले में करने वाले आमने सामने बैठ करके कर रहे हैं। प्रश्नावली विधि। अब प्रश्नावली विधि क्या करती है, इसके जनक वुडवर्थ है। ध्यान रखना, प्रश्नावली विधि के जनक वुडवर्थ है। इस विधि के अंतर्गत किसी गुण विशेष से संबंधित, अभिरुचि, अभिवृत्ति संबंधित प्रश्न होते हैं। ये प्रश्नावली विधि कहती है हमारे मूल्यांकन क्षेत्र में। जांच विधि, इस विधि में प्रश्न हाँ या ना वाले होते हैं। ध्यान रखना, जांच विधि एक ऐसी विधि है कि हमें कोई क्वेश्चन विद्यार्थी से पूछना है तो जांच में ये पता लगाना है कि उसकी हाँ में जवाब है या ना में। ये जवाब हमें उनसे पूछना है कि आप किशनगढ़ के हो या नहीं, हाँ या ना, बस इतना ही जवाब देना है। तो ये जो प्रश्न हमने पूछा है तो साक्षात्कार में पूछ सकते हैं या फिर कोई मूल्यांकन के द्वारा पूछ सकते हैं कि आप किशनगढ़ के हो या नहीं। वो कह देवे हाँ या ना में, दो तरीके के जवाब इसमें रहते हैं। वो कह देता हाँ तो वो किशनगढ़ के है और ना तो वो किशनगढ़ के नहीं है। तो इस तरीके हाँ या ना में जवाब हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेटिंग स्केल बहुत मानवीय है, ये आधुनिक युग में चलने वाली प्रक्रिया है। श्रेणी मापन, ये जो प्रक्रिया मूल्यांकन की बहुत बड़ी प्रक्रिया है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल का बड़ा नाम है रेटिंग स्केल। जो आजकल आधुनिक जो तरीका है रेटिंग स्केल, इसके द्वारा मूल्यांकन करना, छात्र का मूल्यांकन रेटिंग स्केल के माध्यम से होता है। जो श्रेणी प्रक्रिया, जो इसमें लेना श्रेणी मापन, श्रेणी मापन के द्वारा जो है रेटिंग स्केल किया जा रहा है। आजकल के आधुनिक युग में ज्यादा इसका प्रयोग किया जा रहा है। रेटिंग स्केल का नाम मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। तो छात्रों का मूल्यांकन करना, रेटिंग स्केल उनको देना है। रेटिंग स्केल हम माने तो हमारा प्रतिशत, हम मानते हैं प्रतिशत, इसको इतने प्रतिशत मिले 90%, उसको ही रेटिंग स्केल में बदल दिया गया है। आजकल का युग जो आधुनिक युग है, पहले प्रतिशत को मानते थे, अब आजकल का युग जो रेटिंग स्केल को ज्यादा मानता है। रेटिंग स्केल के माध्यम से 90% मार्क्स मिल रहे हैं तो उसको रेटिंग स्केल में कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रेटिंग स्केल उसको मानते हैं। 80% मार्क्स तो उसको अच्छा, तो उसको 70% मार्क्स कम अच्छा। तो इस तरीके से उसको रेटिंग स्केल के माध्यम से उसको पता लगा सकता है। रेटिंग स्केल कहती है प्रश्नावली विधि का ही रूप है। इसके अंतर्गत
दिए गए प्रश्नों के विकल्प 3, 5, 7 हो सकते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया रेटिंग स्केल का, हमने पूछा है कि आप हिंदी अध्ययन में रुचि लेते हैं, आप हिंदी अध्ययन में रुचि लेते हैं। मापदंड, मापदंड हमने उनका पता लगाया कि उनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न उनको कहा बहुत अच्छा, अधिक, औसत, ये चार तरीके के उन्होंने मापदंड हमने बताए। तो ये मापदंड है जो रेटिंग स्केल का मापदंड है। जो रेटिंग स्केल को हम मान सकते हैं कि हिंदी अध्ययन में रुचि रखते हैं या नहीं, तो उनको मार्क्स मिले हैं बहुत अच्छा, किसी को अच्छा, किसी को कम अच्छा, तो किसी को ज्यादा। तो इस तरह का रेटिंग स्केल है, इसके माध्यम से उसका परिणाम हम देते हैं, मूल्यांकन हम उसका करते हैं, हम उनको परिणाम देते हैं रेटिंग स्केल के माध्यम से। तो आधुनिक युग में, आधुनिक जमाने में चलने वाली प्रक्रिया है रेटिंग स्केल, जो हर स्कूलों में चल रही है। जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं उनमें रेटिंग स्केल का प्रयोग ज्यादा होता है। रेटिंग स्कूल में जो उनको मार्कशीट मिलती है और रेटिंग स्केल के माध्यम से मिलती है। जो मार्कशीट प्रदान की जाती है और रेटिंग स्केल के माध्यम से की जा रही है। तो इसलिए उदाहरण भी दे दिया है कि आप अध्ययन में रुचि रखते हैं या नहीं। तो हाँ, क्वेश्चन तो वैसे हाँ या ना में है, लेकिन उसके माध्यम से यदि प्रश्न सही होता है तो उसके माध्यम से रेटिंग स्केल कर दी जाती है। उनके द्वारा उनको अधिक अच्छा, बहुत अच्छा, कम अच्छा, औसत, इस द्वारा उनको प्रतिशत दिया जाता है, उनको मार्क्स दिया जाता है। तो मापदंड हो जाता है उनका, इतना मापदंड है। हम उनको प्रश्न पूछेंगे तो रेटिंग स्केल के माध्यम से उनको आंसर दे रहे हैं, उनका आंसर देना है, वो आंसर देने के बाद रेटिंग स्केल के माध्यम से उनको परिणाम देते हैं। तो परिणाम देने की प्रक्रिया है रेटिंग स्केल। तो इसके माध्यम से हम उनको परिणाम दे सकते, मूल्यांकन उनका कर सकते हैं कि भाई इसको कम अच्छा मिला है तो उसको कम अच्छा मूल्यांकन परिणाम दिया है, इसको ज्यादा अच्छा मूल्यांकन दिया है, इसको रेटिंग स्केल इसको अच्छा मूल्यांकन दिया है, तो रेटिंग स्केल के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है मूल्यांकन, भाषा शिक्षण के मूल्यांकन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारा जो वीडियो है अब 3-4 दिन का हो रहा है, ये सिलेबस होने वाला ही है, 4 दिन में हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक हमारे अब जो नए नए टॉपिक आए हैं, मूल्यांकन है, निदानात्मक तरीका है, परीक्षण है, और जो सतत और व्यापक शिक्षण है, तो ये जो नए नए टॉपिक है इनको आप पूरा करें, क्योंकि इनमें से 3-4 प्रश्न आते ही आते हैं। तो इन जो टॉपिक हार्ड नहीं है, बहुत सरल टॉपिक है, इन टॉपिक को आप समझे, समझने के बाद में आप इन टॉपिक को अंदर उतारें, क्योंकि ये आजकल के जमाने के टॉपिक है, आधुनिक काल का टॉपिक है। इन टॉपिक को आप समझें, क्योंकि इन टॉपिक को बहुत महत्वपूर्ण है। इन टॉपिक के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन आप पूरा कर सकते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन हमें रीट एग्जाम में छोड़ना नहीं है। इन टॉपिक के माध्यम से 3-4 क्वेश्चन हमें रीट एग्जाम में पूरे फाइट करने हैं। 3-4 क्वेश्चन को जो हमें पूरा करना है, क्योंकि इन 3-4 मार्क्स में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक मार्क्स में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक मार्क्स से उन छात्रों को पूछे जो एक मार्क्स से रह जाते हैं। इसलिए इन 4 टॉपिक है, इन 4 टॉपिक को आप पूरा करें, जो मैं आज से पढ़ाने वाला हूं, मूल्यांकन, निदानात्मक, उपचारात्मक और हमारा व्यापक एवं सतत व्यापक शिक्षण। तो इन टॉपिक को आप पूरा करें, क्योंकि नए नए टॉपिक है। इन टॉपिक को समझने के लिए आप उनका शाब्दिक अर्थ जाने, और शाब्दिक अर्थ में जानने के बाद उनका विस्तृत अध्ययन करें। आज के टॉपिक के लिए हमारा इतना ही। कल आपके लिए एक नया टॉपिक फिर आएंगे। तो मैं भी यही चाहता हूं आप कक्षा प्लस से जुड़े, और कक्षा प्लस के जितने भी आप वीडियोस देख रहे हैं, इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें, अपने मित्र को फॉरवर्ड करें, ताकि उन छात्रों को भी उनका ज्ञान प्रदान किया जा सके। तो इसलिए कक्षा प्लस से जुड़े हुए विद्यार्थियों का मैं स्वागत भी करता हूं, और उसके द्वारा आप हमारे वीडियो से सफल होवे, मेरी यही कामना है, मेरी यही कामना है, और कक्षा प्लस की भी यही कामना है कि आप जल्दी से जल्दी जो है रीट एग्जाम को फाइट करें और जल्दी से जल्दी मार्क्स ला करके अध्यापक श्रेणी में पद पर चयन हो। हमारी यही कामना, हमारी यही एक आशा है, और हमारी आशा की किरण आप ही है, ताकि आप जब अध्यापक पद पर चयन होंगे, उससे ज्यादा खुशी, आपसे ज्यादा खुशी हमें होगी कि आपका अध्यापक पद पर चयन हुआ है। तो आप जल्दी से जल्दी अध्यापक, अपने फरवरी में एग्जाम है, इस एग्जाम में आप जल्दी से फाइट करें और एग्जाम में फॉरवर्ड तरीके से आप जो अध्यापक पद पर चयन हुए। आज के लिए वेरी वेरी थैंक्स। कल के लिए फिर नया टॉपिक आपके सामने प्रकट होंगे, इसलिए वेरी वेरी थैंक्स।